नमस्कार, मैं राहुल झा आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे अर्थक्वेक के बारे में। ये क्या है, कैसे आता है और इसके दौरान हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे हमें कम से कम नुकसान हो, प्रॉपर्टी का नुकसान या लाइफ का नुकसान। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अर्थक्वेक या भूकंप क्या है। भूकंप पृथ्वी के स्थल मंडल में ऊर्जा के अचानक रिलीज होने के परिणाम स्वरूप अर्थ की सतह का हिलना है जो भूकंपीय तरंगें पैदा करता है। भूकंपों का आकार इतना कमजोर हो सकता है कि उन्हें महसूस नहीं किया जा सके और इनके हिंसक भूकंपों का आधार हो सकता है कि वे वस्तुएं और लोगों को हवा में उछाल दें और पूरे शहर के शहर में विनाश फैला दें। किसी क्षेत्र या की भूकंपीयता और भूकंपीय गतिविधि एक निश्चित अवधि में आए भूकंपों की आवृत्ति, प्रकार और आकार को दर्शाती है। कंपन शब्द का प्रयोग गैर भूकंपीय गड़गड़ाहट के लिए भी किया जाता है। भूकंप पृथ्वी की सतह के नीचे टेक्टोनिक प्लेट की हलचल के कारण होता है। पृथ्वी का स्थल मंडल कई कठोर प्लेटों में विभाजित है जो अर्थ द्रव्य एस्थेनोस्फीयर पर तैरते हैं। ये प्लेटें लगातार गतिमान रहती हैं, लेकिन इनकी गति आमतौर पर धीमी और क्रमिक होती है। हालांकि प्लेट सीमाओं पर घर्षण के कारण प्लेटें फंस जाती हैं। जब किनारे पर तनाव घर्षण पर हावी हो जाता है तो भूकंप आता है जो भूकंपीय तरंगों के रूप में ऊर्जा जारी करता है। भूकंप की उत्पत्ति के बिंदु के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को भूकंप का केंद्र कहा जाता है। भूकंप कई तरह से प्रभाव पैदा कर सकते हैं जिसमें जमीन का हिलना, सतह का टूटना, विस्थापन शामिल है और इसे सुनामी, भूस्खलन और द्रवीकरण जैसे द्वितीयक खतरे भी हो सकते हैं। भूकंप की तीव्रता स्रोत पर जारी ऊर्जा का माप है और आमतौर पर रिक्टर पैमाने पर क्षण परिमाण पैमाने पर रिपोर्ट की जाती है। भारत या किसी अन्य क्षेत्र में भूकंप के बारे में नवीनतम और सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए भूकंप निगरानी संगठनों और भूवैज्ञानिक एजेंसियों जैसे विश्वसनीय स्रोत से जांच करने की सलाह है। इनमें से कुछ संगठन ऐसे हैं: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD नियमित रूप से भारत के भूकंपीय गतिविधियों पर जानकारी प्रदान करता है। उसकी वेबसाइट या आधिकारिक घोषणाएं एक विश्वसनीय स्रोत होती हैं। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र NCS भारत में भूकंप निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए नोडल एजेंसी है। वे वास्तविक समय में भूकंप की जानकारी और अपडेट प्रदान करते हैं। संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण USGS, हालांकि यह भारत के लिए विशिष्ट नहीं है, यह जिसी वैश्विक भूकंप की जानकारी प्रदान करता है, यानी विश्व में सभी जगहों की भूकंप की जानकारी प्रदान करता है और आप भारत से दुनिया भर में भूकंप के बारे में कहीं का भी विवरण प्राप्त कर सकते हैं। यूरोपीय भूमध्य सागरीय भूकंपीय केंद्र EMSC एक अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व स्तर पर भूकंपीय गतिविधियों पर नजर रखता है। वे वास्तविक समय में भूकंप की जानकारी प्रदान करते हैं। नवीनतम जानकारी के अनुसार समाचार वेबसाइटों का भी संदर्भ आप ले सकते हैं या समर्पित भूकंप निगरानी ऐप्स का उपयोग कर सकते हैं जो वास्तविक समय अलर्ट और अपडेट प्रदान करते हैं। ध्यान रखें कि अधिक जानकारी उपलब्ध होने पर भूकंप डेटा लगातार अपडेट किए जाते हैं। इसका सटीक विवरण आपको नवीनतम स्रोतों से मिल सकता है, नए नए ऐपों से मिल सकता है। आजकल दुनिया में बहुत सारे ऐसी वेबसाइट्स हैं या ऐप्स हैं
जहाँ पे आपको इस तरह की नवीनतम लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिल सकते हैं। भारत में कितनी बार भूकंप आया है? भारत भूकंपीय रूप से सक्रिय है और भूकंप अपेक्षाकृत बार बार आते हैं। हालांकि भारत में कितनी बार भूकंप आए इसकी सटीक गणना प्रदान करना बहुत चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि भूकंपीय गतिविधि जारी है और नए भूकंप नियमित रूप से आते रहते हैं। इसकी सेटिंग के कारण भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भूकंप की आवृत्ति और तीव्रता भिन्न भिन्न हो सकती है। यह देश भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के अभिसरण पर स्थित है, जिससे महत्वपूर्ण भूकंपीय गतिविधि होती हैं। भारत में भूकंपों की संख्या के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप भूकंपीय निगरानी एजेंसी जैसे भारत के राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र NCS, IMD और अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो ऊपर दिए गए उससे आप उसके द्वारा दी गई जानकारियों को देख सकते हैं। ये संगठन नियमित रूप से भूकंप कैटलॉग प्रकाशित करते हैं और भूकंपीय घटना पर वास्तविक समय डाटा प्रदान करते हैं। भारत में क्यों भूकंप आ रहा है? दुनिया के कई हिस्सों की तरह भारत में भूकंप मुख्य रूप से पृथ्वी की सतह के नीचे टेक्टोनिक प्लेट की हलचल के कारण आते हैं। पृथ्वी का बाहरी आवरण, जिसे स्थल मंडल के नाम से जाना जाता है, कई बड़े और कठोर टुकड़ों में विभाजित हैं, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट कहा जाता है। ये प्लेटें निरंतर गति में हैं, यद्यपि बहुत धीमी गति से। उनके नीचे अर्धद्रव्य एटमॉस्फेयर में गर्मी से प्रेरित संवहन धाराओं के कारण होता है। भारत कई प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट के जटिल अभिसरण पर स्थित है, जिसमें इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अरेबियन प्लेट और बर्मी प्लेट शामिल हैं। इन प्लेटों के बीच परस्पर भूकंपीय गतिविधियों को जन्म देती है और भारत में भूकंप में योगदान देने वाली मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का टकराव इस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण टेक्टोनिक घटना है। इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच हमेशा टक्कर चलती रहती है। भारतीय प्लेट उत्तर की ओर बढ़ रही है और प्रतिवर्ष कुछ सेंटीमीटर की दर से यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। इस टकराव से हिमालय पर्वत श्रृंखला और तिब्बती पठार का उत्थान हुआ है। उत्पन्न तनाव और खिंचाव, जो कि भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच है, इस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण टेक्टोनिक घटना है। भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच चल रही टक्कर भारतीय प्लेट को उत्तर की ओर बढ़ाती है और प्रतिवर्ष कुछ सेंटीमीटर की दर से यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। इस टकराव से हिमालय पर्वत श्रृंखला और तिब्बती पठार का उत्थान हुआ है। इस टकराव से उत्पन्न तनाव और खिंचाव हिमालयी भूकंपीय बेल्ट में भूकंप का कारण बनता है। सबडक्शन जोन, कुछ क्षेत्रों में सबडक्शन नामक प्रक्रिया में एक टेक्टोनिक प्लेट को दूसरे के नीचे दबाया जाता है। भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे दबा रही है, जिससे बर्मा आर्क सबडक्शन जोन का निर्माण हो रहा है। सबडक्शन जोन शक्तिशाली भूकंप उत्पन्न करने के लिए जाने जाते हैं। ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, भारतीय प्लेट अरब प्लेट के साथ ट्रांसफॉर्म फॉल्ट के साथ भी संपर्क करती है, जैसे कि उत्तर पश्चिम भारत में चमन फॉल्ट। ट्रांसफॉर्म फॉल्ट वे क्षेत्र हैं जहां प्लेटें क्षैतिज रूप से एक दूसरे से आगे खिसकती हैं और संचित तनाव के परिणाम से भूकंप आ सकता है। इन गतिविधियों का संयोजन भारत को भूकंपीय घटनाओं के प्रति संवेदनशील बनाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हालांकि भूकंप प्लेटें टेक्टोनिक्स का एक प्राकृतिक परिणाम है, उनकी घटना प्रत्याशित है और भूकंप की तैयारी और प्रतिक्रियाओं उपायों में सुधार के लिए भूकंपीय गतिविधि की निगरानी और समझने के प्रयास किए जाते हैं। इसमें
दूसरों की हमेशा सहायता करें। पड़ोसियों, विशेषकर बुजुर्ग, बच्चों और विकलांग लोगों की मदद करें यदि ऐसा करना सुरक्षित हो। हमेशा झटकों के लिए तैयार रहें, क्योंकि भूकंप के झटके कभी भी आ सकते हैं। मुख्य भूकंप के बाद ये झटके भी आते हैं, यानी एक बार अगर भूकंप आ जाता है तो ये मान लेना चाहिए कि शायद ये भूकंप दोबारा भी आ सकते हैं। अतिरिक्त झटकों के लिए तैयार रहें और उचित सावधानियां बरतें। याद रखें कि भूकंप की तैयारी क्षेत्रीय जोखिम कारकों के आधार पर भिन्न होती है। स्थानीय अधिकारी और आपातकालीन प्रबंधन एजेंसियां आपके क्षेत्र के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश प्रदान कर सकती हैं, और नियमित अभ्यास और अपने क्षेत्र में भूकंप के खतरों के बारे में सूचित रहना भूकंप की तैयारी के आवश्यक घटक हैं। अब हम बताएंगे ऊंची इमारतों में रहने वालों को भूकंप आने पर क्या कदम उठाने चाहिए। ऊंची इमारतों के निवासियों को अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भूकंप के दौरान विशेष सावधानियां बरतने की जरूरत है। विचार करने के लिए हमने कुछ कदम दिए हैं। भूकंप से पहले निकासी योजना जानें। इमारत की निकासी योजना से खुद को परिचित करें। आपातकालीन निकास सीढ़ियां और संयोजन बिंदु का स्थान जानें। भारी वस्तुओं को सुरक्षित करें। भूकंप के दौरान भारी फर्नीचर, उपकरण, अन्य वस्तुओं को गिरने से बचाने के लिए उन्हें दीवारों से चिपका दें। आपातकालीन आपूर्ति। अपने अपार्टमेंट में आवश्यक आपूर्ति के साथ एक आपातकालीन किट रखें, जिसमें पानी, न खराब होने वाले भोजन, एक टॉर्च, बैटरी, एक प्राथमिक चिकित्सा किट और महत्वपूर्ण दस्तावेज शामिल है। पड़ोसियों के लिए संवाद करें। पड़ोसियों के साथ संचार स्थापित करें और चर्चा करें कि भूकंप के दौरान उसके बाद आप एक दूसरे की सहायता कैसे कर सकते हैं। अपने क्षेत्र में भूकंप के खतरों और भवन प्रबंधन द्वारा प्रदान किए जा रहे किसी विशिष्ट दिशा निर्देश के बारे में सूचित रहें। भूकंप के दौरान गिराओ, ढको और पकड़ो, यानी यदि आप घर में बंद हैं तो ज़मीन पर लेट जाएं, फर्नीचर के किसी मजबूत टुकड़े के नीचे छिप जाएं और तब तक रुके रहें जब तक झटके बंद ना हो जाएं। अंदर रहें। अधिकांश मामलों में इमारत के अंदर रहना अधिक सुरक्षित होता है। लिफ्ट का उपयोग करने से बचें और गिरती वस्तुओं से सावधान रहें। विंडोज से दूर जाएं। खिड़कियों, शीशों और बाहरी दरवाजों से दूर रहें। यदि संभव हो तो कैमरे के मध्य में चले जाएं। दरवाजे के चौखटों का सावधानी से उपयोग करें। आम धारणा के विपरीत दरवाजे की चौखट पर खड़े होने की अनुशंसा नहीं की जाती है। इसकी बजाय मजबूत फर्नीचर के नीचे एक सुरक्षित स्थान खोजें। यदि बाहर हैं तो किसी खुले क्षेत्र में चले जाएं। यदि आप बाहर हैं तो इमारतों, पेड़ों, स्ट्रीट लाइटों और उपयोगिता तारों से दूर किसी खुले क्षेत्र में चले जाएं। भूकंप आने के बाद चोटों की जांच करें। चोटों के लिए एक दूसरे का आकलन करें और आवश्यकता अनुसार प्राथमिक उपचार दें। निकासी के लिए सीढ़ियों का उपयोग करें। यदि निकासी आवश्यक है तो सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का नहीं। भूकंप के दौरान या उसके बाद लिफ्ट सुरक्षित नहीं हो सकती है। भवन प्रबंधन निर्देशों का पालन करें। भवन प्रबंधन या आपातकालीन कर्मियों द्वारा किए गए किसी भी निर्देश का पालन करें। झटकों के लिए तैयार रहें। मुख्य भूकंप के बाद झटके भी आ सकते हैं। अतिरिक्त झटकों के लिए भी तैयार रहें। आपातकालीन प्रसारण सुनें और अपने क्षेत्र की स्थिति के बारे में सूचित रहें। ऊंची इमारतों के निवासियों को पता होना चाहिए कि भूकंप के दौरान ऊंची इमारतों का हिलना एक सामान्य व्यवहार है। इमारत के डिज़ाइन का उद्देश्य इसे भूकंपी तरंगों से ऊर्जा का नष्ट करने के लिए हिलने की अनुमति देना है। सुरक्षा निर्देशों का पालन करने और तैयार रहने से ऊंची इमारतों में भूकंप के दौरान चोट के जोखिम को काफ़ी कम किया जा सकता है। एक बार भूकंप आने पर हम जान माल की हानि को न्यूनतम कैसे कर सकते हैं, यानी
नुकसान को कम से कम कैसे किया जाए। तो भूकंप के दौरान उसके बाद जानमाल के नुकसान को कम करने के लिए तैयारियों की संयोजन शामिल प्रतिक्रिया कार्रवाई करें और सामुदायिक लचीलेपन घाटे को सीमित करने में मदद करने के लिए कुछ कदम उठाएं। वो इस प्रकार हैं। भूकंप से पहले सामुदायिक तैयारी, सामुदायिक जागरूकता और तैयारी कार्यक्रम की स्थापना और प्रचार करना, निवासियों को भूकंप के खतरे और सुरक्षा उपायों के बारे में शिक्षित करना, बिल्डिंग कोड का रिट्रोफिटिंग, भूकंपीय गतिविधि पर विचार करने वाले सख्त बिल्डिंग कोड लागू करें और उनका पालन करें, मौजूदा सुरक्षा मानक को पूरा करने के लिए पुरानी इमारत को नया स्वरूप दें, पुरानी चेतावनी प्रणाली, जहां संभव हो पूर्व चेतावनी प्रणाली लागू करें और उसका उपयोग करें। ये प्रणालियाँ मूल्यवान सेकंडों से लेकर मिनट तक अग्रिम सूचना प्रदान कर सकती हैं, जिससे लोगों को कवर लेने की अनुमति मिलती है। आपातकालीन योजनाएं, व्यक्तियों, परिवारों और समुदायों के लिए आपातकालीन योजनाएं विकसित करें, नियमित रूप से अभ्यास करें, निकासी मार्ग, सुरक्षित बैठक बिंदु और संचार रणनीति का इस्तेमाल को शामिल करें। सुरक्षित बुनियाद ढांचा, सुनिश्चित करें कि अस्पतालों, स्कूलों और आपातकालीन सेवाओं जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को भूकंप का सामना करने के लिए डिज़ाइन और निर्मित किया गया है। अब भूकंप के दौरान गिराओ, ढको और पकड़ो की स्थिति पॉलिसी को फॉलो करें। चोट के जोखिम कम करने के लिए व्यक्तियों को ड्रॉप कवर, होल्ड ऑन और प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करें। सुरक्षित क्षेत्र, इमारतों के भीतर खिड़कियों और गिरने वाली वस्तुओं से दूर सुरक्षित क्षेत्रों को नामित और बढ़ावा दें। आपातकालीन किट, घरों और व्यवसायों को आवश्यक आपूर्ति के साथ आपातकालीन किट बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करें। सार्वजनिक शिक्षा, अभियानों, अभ्यासों और सूचनात्मक सामग्री के माध्यम से जनता को भूकंप सुरक्षा पर लगातार शिक्षा दें। भूकंप के बाद मूल्यांकन और संचार, क्षति की सीमा को तुरंत आकलन करें और आपातकालीन सेवाओं और जनता को इसके बारे में सूचित करें। खोज एवं बचाव, फंसे हुए व्यक्तियों का पता लगाने और उनकी सहायता करने के लिए तुरंत खोज और बचाव दल जुटाएं। चिकित्सा प्रतिक्रिया, घायलों को तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए चिकित्सा प्रतिक्रियाओं टीमों का सक्रिय करें। निकासी और आश्रय, यदि आवश्यक हो तो विस्थापित व्यक्तियों के लिए सुरक्षित आश्रय प्रदान करते हुए निकासी योजनाओं को चालू करें। बुनियादी ढांचों की मरम्मत, आवश्यक सेवाओं को बहाल करने के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों की मरम्मत को प्राथमिकता दें और उसमें तेजी लाएं। मनोसामाजिक समर्थन, भूकंप के भावना प्रभाव को संबोधित करने के लिए प्रभावित व्यक्तियों और समुदायों को मनोसामाजिक सहायता प्रदान करें। झटके के बाद तैयारी, जनता को झटकों की संभावना के बारे में शिक्षित करें और सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करें। समन्वय और संचार, स्थानीय अधिकारियों, आपातकालीन सेवाओं और संबंधित संगठनों के बीच प्रभावी समन्वय और संचार स्थापित करें। बीमा और पुनर्प्राप्ति योजनाएं, पुनर्निर्माण प्रतिक्रिया में तेजी लाने के लिए व्यक्तियों और व्यवसायियों को बीमा कवरेज और पुनर्प्राप्ति योजनाएं अपनाने के लिए प्रोत्साहित करें। निरंतर सुधार, प्रतिक्रिया में ताकत और कमजोरी की पहचान करने के लिए तदनुसार तैयारी योजनाओं को समायोजित करने के लिए घटनाओं के बाद मूल्यांकन करें। याद रखें कि समुदाय की भागीदारी और तैयारी की संस्कृति भूकंप के दौरान उसके बाद नुकसान को कम करने के महत्वपूर्ण घटक हैं। अभ्यास, शिक्षा कार्यक्रमों और सामुदायिक लचीलेपन पहल से सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करें। भारत में कौन से अधिकारी भूकंप से संबंधित कार्रवाई कर रहे हैं? भूकंप के दौरान हम उनसे कैसे मदद ले सकते हैं? भारत में कई प्राधिकरण और संगठन भूकंप की निगरानी, तैयारी और प्रतिक्रिया से संबंधित कार्यक्रमों के लिए जिम्मेदार हैं। यहाँ कुछ प्रमुख अधिकारी हैं।
राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र एनसीएस भारत में भूकंप की निगरानी रिपोर्टिंग के लिए नोडल एजेंसी है। यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत संचालित है और वास्तविक समय पर भूकंप की जानकारी प्रदान करता है, अनुसंधान करता है और भूकंप की तैयारियों पर काम करता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी भारत के मौसम भूकंपीय गतिविधियों की निगरानी और पूर्वानुमान के लिए जिम्मेदार है। वे भूकंप की चेतावनी देते हैं और एनसीएस के साथ मिलकर काम करते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए भारत में शीर्ष निकाय है जो आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां, योजनाएं और दिशा निर्देश तैयार करने के लिए जिम्मेदार हैं। वे आपदा प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति प्रयासों का समन्वय करते हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एसडीएमए भारत में प्रत्येक राज्य का अपना एसडीएमए है जो राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन नीतियों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। वे एनडीएमए और अन्य स्थानीय एजेंसियों के साथ मिलकर काम करते हैं। स्थानीय नगर प्राधिकरण नगर निगम और स्थानीय प्राधिकरण आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे निकासी योजनाओं को लागू करने, आपातकालीन आश्रय प्रदान करने और स्थानीय प्रतिक्रिया प्रयासों के समन्वय के लिए जिम्मेदार हैं। आपातकालीन सेवाएं भूकंप के दौरान और उसके बाद पुलिस, अग्निशमन विभाग और चिकित्सा सेवाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे खोज और बचाव कार्यों, चिकित्सा सहायता प्रदान करते हैं और कानून और व्यवस्था बनाए रखने में शामिल हैं। भूकंप के दौरान सहायता कैसे लें? आपातकालीन हॉटलाइन स्थानीय आपातकालीन हॉटलाइन से अवगत रहें। भारत में आपातकालीन नंबर 112 है जिसे पुलिस, अग्निशमन और चिकित्सा आपातस्थिति के लिए डायल किया जा सकता है। हम भूकंप के दौरान ऊंची इमारतों पर मौजूद लोगों को ज़मीनी स्तर तक पहुंचने में कैसे मदद कर सकते हैं? भूकंप के दौरान ऊंची इमारतों में रहने वाले लोगों को ज़मीनी स्तर तक पहुंचाने में सहायता करने के लिए समन्वित और अच्छी तरह से अभ्यास किए गए दृष्टिकोणों की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया में मदद करने के लिए यहाँ कुछ उपाय दिए गए हैं। भूकंप से पहले निकासी योजना इमारत के लिए स्पष्ट निकासी योजनाएं विकसित करें और संप्रेषित करें। सुनिश्चित करें कि सभी निवासी भागने और मार्गों, सीढ़ियों और संयोजन बिंदुओं से परिचित हों। अभ्यास निवासियों को निकासी प्रतिक्रियाओं से परिचय कराने के लिए नियमित निकासी अभ्यास आयोजित करें। दिन और रात दोनों के परिदृश्य शामिल करें। आपातकालीन संकेत प्रत्येक मंजिल पर स्पष्ट और दृश्यमान आपातकालीन साइन स्थापित करें जो निकासी मार्गों और सीढ़ियों और असेंबली बिंदुओं को इंगित करता हो। सुरक्षित क्षेत्र इमारत के भीतर खिड़कियां और भारी वस्तुओं से दूर सुरक्षित क्षेत्र निर्देशित करें जहां निवासी भूकंप के दौरान इकट्ठा हो सकें। आपातकालीन प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करें कि बिजली कटौती के दौरान दृश्यता प्रदान करने के लिए सीढ़ियों और सामान्य क्षेत्रों में आपातकालीन प्रकाश व्यवस्था स्थापित की गई है। भूकंप के दौरान कंपन रुकने तक व्यक्तियों को गिराओ, ढको और पकड़े रहो प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। ये बहुत अच्छा है जिससे कि हम लोगों की जान बचा सकते हैं। अंदर रहें निवासियों को भूकंप के दौरान इमारत के अंदर रहने का निर्देश है। मलबा गिरने से बाहर निकलना अधिक खतरनाक हो सकता है। सीढ़ियों का प्रयोग करें, लिफ्ट का नहीं। इस बात पर जोर दें कि भूकंप के दौरान और उसके तुरंत बाद लिफ्ट का उपयोग नहीं करें। भूकंप के बाद क्षति का आकलन करें। निकासी शुरू करने से पहले इमारत की संरचना, क्षति और सीढ़ियों की सुरक्षा को तुरंत आकलन करें। जल्दबाजी से बचें। शांत और व्यवस्थित निकासी को प्रोत्साहित करें। जल्दबाजी करने से दुर्घटनाएं हो सकती हैं, अधिक चोट लग सकती है। कमज़ोर व्यक्ति की सहायता करें। बुजुर्गों, विकलांगों लोगों और छोटे बच्चों जैसे कमज़ोर व्यक्तियों की समय पर पहचान करें और उनकी सहायता करें। सूचना संप्रेषित करें। निकासी प्रतिक्रियाओं के संबंध में निवासियों को स्पष्ट और समय पर जानकारी प्रदान करने के लिए इंटरकॉम सिस्टम और अन्य संचार विधियों का उपयोग करें। आपातकालीन सेवाओं के समन्वय करें। सुचारू और कुशल निकासी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय आपातकालीन सेवाओं
के साथ समन्वय करें। उन्हें भवन की स्थिति के बारे में वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करें। बिल्डिंग स्टाफ के लिए नियमित प्रशिक्षण दें। आपातकालीन प्रतिक्रियाओं और संचार प्रोटोकॉल पर निर्माण कर्मचारियों को प्रशिक्षित करें। निकासी के दौरान निर्वासियों का मार्गदर्शन करने के लिए स्टाफ सदस्यों को अच्छी तरह से सुसज्जित होना चाहिए। आश्वासन और समर्थन। निवासियों को आश्वासन और सहायता प्रदान करें, और विशेषकर उन लोगों को जो निकासी के दौरान चिंतित या भ्रमित हो सकते हैं। याद रहे कि भूकंप के दौरान निवासियों को सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, और स्पष्ट संचार और अभ्यास निकासी योजनाओं के साथ अच्छी तरह से इमारतें सफल निकासी में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। नियमित अभ्यास और चल रही शिक्षा यह सुनिश्चित करने में मदद करती हैं कि निवासी और भवन कर्मचारी आपात स्थिति के लिए अच्छी तरह से तैयार हैं। वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग व्यक्तियों को ऊंची इमारत से जमीन पर लाने के लिए कौन से उपकरण उपलब्ध हैं? भूकंप जैसी आपात स्थिति के दौरान ऊंची इमारतों से वरिष्ठ नागरिकों और विकलांगों व्यक्तियों को सुरक्षित निकासी सुनिश्चित करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनकी निकासी में सहायता के लिए कई प्रकार के उपकरण और रणनीतियों को नियोजित किया जा सकता है। यहाँ कुछ विकल्प दिए गए हैं। निकासी कुर्सी। निकासी कुर्सी को सीढ़ी के नीचे उतरने में गतिशीलता के चुनौती वाले व्यक्तियों को सहायता के लिए डिज़ाइन किया गया है। वे पहियों और विशेष धागों से सुसज्जित होती हैं जो देखभाल करने वाले या प्रशिक्षित कर्मियों को काम करने की अनुमति देते हैं। हमेशा सूचित रहें और रेडियो पर आपातकालीन प्रसारण सुनने और टेलीविज़न पर अलर्ट देखें। अपडेट का लाभ संबंधित अधिकारियों के आधिकारिक सोशल मीडिया खातों का अनुसरण करें। किसी व्यक्ति को नियंत्रित तरीके से सीढ़ी पर नीचे ले जाने में बैटरी चलित सीढ़ी चलने वाले उपकरण व्यक्तियों को सीढ़ी से ऊपर और नीचे लाने के लिए डिज़ाइन किए गए उपकरण हैं। उसमें आमतौर पर ट्रैक होते हैं कि सीढ़ियों को पकड़ते हैं और नियंत्रित तरीके से उसे नीचे लाया जा सकता है। लोगों को बचाव सिग्नल्स। रेस्क्यू सिग्नल्स का उपयोग व्यक्तियों की ऊंची मंजिल में ज़मीनी स्तर तक नीचे लाने के लिए किया जा सकता है। इसमें सिग्नल्स को एक सुरक्षित लंगर बिंदु से जोड़ा जा सकता है जिससे नियंत्रित वंश की अनुमति मिलती है। व्यक्तिगत निकासी उपकरण। पोर्टेबल व्यक्तिगत निकासी उपकरण सीमित गतिशीलता वाले व्यक्तियों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। इन उपकरणों में हल्के योग्यता प्लेटफॉर्म या स्टेज शामिल हो सकते हैं जिनका उपयोग किसी व्यक्ति को सीढ़ी से नीचे उतरने के लिए किया जा सकता है। स्थानांतरण बोर्ड। किसी व्यक्ति को बिस्तर या व्हील चेयर से सीढ़ी, कुर्सी या निकासी उपकरणों पर स्थानांतरित करने के लिए ट्रांसफर बोर्ड या स्लाइडिंग बोर्ड का उपयोग किया जा सकता है। निकासी कुर्सियों का निर्माण। कुछ इमारतें विशेष रूप से आपातकालीन स्थितियों के लिए डिज़ाइन की गई हैं। निकासी कुर्सियों से सुसज्जित हैं। इन कुर्सियों को तत्काल उपयोग करने के लिए रणनीति के रूप में सीढ़ियों में रखा जा सकता है। आपातकालीन निकासी सुविधाओं के लिए लिफ्ट। कुछ आधुनिक लिफ्टों को आपातकालीन निकासी सुविधाओं के लिए डिज़ाइन किया गया है जिसमें व्यक्ति को ग्राउंड फ्लोर तक सुरक्षित रूप से निकाला जा सकता है, भले ही लिफ्ट सामान्य रूप से काम नहीं कर रही हो। आपातकालीन प्रतिक्रिया दल। भवन निर्माण कर्मचारी या बाहरी आपातकालीन कर्मियों सहित प्रशिक्षित आपातकालीन प्रतिक्रिया दल निकासी के दौरान वरिष्ठ नागरिकों और विकलांगों को सहायता प्रदान कर सकते हैं। संचार प्रणाली। निकासी के दौरान स्पष्ट निर्देश और आश्वासन प्रदान करने के लिए सीढ़ियाँ और समान क्षेत्र में प्रभावी संचार प्रणाली जैसे इंटरकॉम या आपातकालीन संचार उपकरण को स्थापित करें। सामुदायिक सहायता। निवासियों को एक दूसरे को ध्यान रखने के लिए प्रोत्साहित करने और सामुदायिक समर्थन की भावना को बढ़ावा देने के लिए, विशेषकर उन लोगों को जिन्हें निकासी के दौरान सहायता की आवश्यकता होती है। भवन प्रबंधन और आपातकालीन सेवाओं के लिए ऊंची इमारत के भीतर आबादी की विशिष्ट आवश्यकताओं को आकलन करना और उसके अनुसार उचित निकासी उपायों को लागू करना। ये कुछ तरीके हमने दिए हैं जो कि अर्थक्वेक या भूकंप के समय आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं।